नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स की। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि नेटवर्क तो डिवाइसेस का कलेक्शन होता है, केबल कनेक्ट कर दी, वाईफाई कनेक्ट कर दिया, तो फिर प्रोटोकॉल की ज़रूरत ही क्यों है और स्टैंडर्ड्स किस लिए बनाए गए हैं। यही कन्फ्यूज़न आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको पता होगा प्रोटोकॉल्स क्या होता है, प्रोटोकॉल्स के बिना नेटवर्क क्यों काम नहीं करेगा, प्रोटोकॉल्स के इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स किस काम के लिए यूज़ होते हैं। साइबर अटैक में अटैकर्स प्रोटोकॉल्स का मिसयूज़ कैसे करते हैं और प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड में एक्चुअल डिफरेंस है क्या। अगर आप बिगिनर हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक टॉपिक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। वीडियो थोड़ी डिटेल्ड होने वाली है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इसे स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि आज जो कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे वही TCP/IP OSI मॉडल, HTTP, DNS, SSL, TLS और फ्यूचर के ऑलमोस्ट हर एक नेटवर्किंग की फाउंडेशन बनेगी। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रोटोकॉल्स होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन याद करना बहुत इजी है, लेकिन सबसे पहले इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। सपोज़ आप इंडिया से जापान गए हो और सामने वाला सिर्फ जापानीज़ बोलता हो और आप सिर्फ हिंदी, तो इसमें कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब दोनों जन सेम लैंग्वेज यूज़ करोगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी एग्जैक्टली यही होता है। कंप्यूटर्स इंग्लिश नहीं बोलता है, हिंदी नहीं बोलता है, वो सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं और इन रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। प्रोटोकॉल्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होता है जो डिसाइड करता है डेटा किस फॉर्मेट में भेजना है, कब भेजना है, कितना भेजना है, एरर आए तो क्या करना है, कंफर्मेशन कैसे भेजना है और कम्युनिकेशन कंप्लीट कैसे करना है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रोटोकॉल्स नेटवर्किंग की लैंग्वेज नहीं है, प्रोटोकॉल्स नेटवर्किंग का रूल बुक है। एक एग्जांपल लेते हैं। आप मैसेज टाइप करते हो, सेंड बटन दबाते हो, कुछ ही सेकंड में वो मैसेज दूसरे मोबाइल पे पहुंच जाता है और डबल टिक आ जाता है। ये एक मैजिक नहीं है, बैकग्राउंड में मल्टीपल प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं। ब्राउज़र में गूगल ओपन करते वक्त HTTP या HTTPS यूज़ होता है, ईमेल भेजते वक्त SMTP यूज़ होता है, वेबसाइट का IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए DNS यूज़ होता है, रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए TCP यूज़ होता है। हर प्रोटोकॉल का अपना स्पेसिफिक काम होता है, इसीलिए नेटवर्किंग में एक प्रोटोकॉल कभी भी सब कुछ नहीं करता है। डिफरेंट सिचुएशन के लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए गए हैं। स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखाया गया है उसमें कंप्यूटर A और कंप्यूटर B कम्युनिकेट कर रहे हैं। बीच में प्रोटोकॉल लिखा हुआ है जिसका मतलब है कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल होगा जब दोनों डिवाइस सेम प्रोटोकॉल्स को समझते हों। बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिकेट के प्लेयर्स एक ही रूल बुक फॉलो करते हैं। अगर एक प्लेयर फुटबॉल के रूल्स यूज़ करे, दूसरा क्रिकेट के, तो मैच कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रोटोकॉल्स नहीं होते तो क्या होता। सबसे पहले प्रॉब्लम कम्युनिकेशन फेलियर। कंप्यूटर को पता ही नहीं चलता कि डेटा रिसीव कैसे करना है। दूसरी प्रॉब्लम डेटा करप्शन। सपोज आपने 500 MB की फाइल भेजी, बीच में कुछ पैकेट्स मिसिंग हो गए। अब रिसीवर को कैसे पता चलेगा ये चीज़। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है प्रोटोकॉल्स। तीसरी प्रॉब्लम है एरर डिटेक्शन। प्रोटोकॉल्स कंटिन्यूसली चेक करते हैं कि डेटा करेक्ट रिसीव हुआ है या नहीं। चौथी प्रॉब्लम है डिवाइस कॉम्पैटिबिलिटी। आप सैमसंग से एप्पल लैपटॉप को फाइल भेज पा रहे हैं, विंडोज़ से लिनक्स कम्युनिकेट कर पा रहा है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि दोनों नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि दोनों कॉमन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। पांचवी चीज़, रिलायबल कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल्स इंश्योर करता है कि डेटा डेस्टिनेशन तक सेफली या और करेक्टली ऑर्डर में पहुंचा है या नहीं। एक और इम्पोर्टेंट फीचर है सिक्योर कम्युनिकेशन। जब आप बैंक की वेबसाइट ओपन करते हो, पासवर्ड एंटर करते हो या ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल नहीं करता है, इंक्रिप्शन यूज़ होती है और उसके लिए भी प्रोटोकॉल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एक रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। एक कुरियर कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। कुरियर भेजने के लिए रूल्स होते हैं। एड्रेस लिखना, रिसीवर का नाम लिखना, पार्सल पैकिंग, ट्रैकिंग आईडी, डिलीवरी कंफर्मेशन। अगर ये रूल्स ही ना हो तो कुरियर कभी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। प्रोटोकॉल्स भी नेटवर्क में एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। अब हमें ये समझ आ गया कि प्रोटोकॉल्स क्या होता है और प्रोटोकॉल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन एक प्रोटोकॉल के अंदर ऐसा क्या होता है जो कम्युनिकेशन को इतना रिलायबल बना देता है। इसका आंसर है एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल। सबसे पहला एलिमेंट है सिंटैक्स। सिंटैक्स का सिंपल मतलब होता है कि डेटा किस फॉर्मेट में भेजना है।
एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे अपना एड्रेस भेजिए और आप सिर्फ लिख दो दिल्ली, क्या कुरियर आपके घर पहुंच पाएगा? बिल्कुल नहीं। एड्रेस का एक फॉर्मेट होता है, नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सब एक ऑर्डर में लिखना पड़ता है। नेटवर्किंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। प्रोटोकॉल डिसाइड करता है पैकेट का फॉर्मेट क्या होगा, एड्रेस कैसा होगा, सेंडर एड्रेस कहाँ लिखा जाएगा, रिसीवर एड्रेस कहाँ होगा, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी। यानी सिंटैक्स डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। अब आता है सिमेंटिक्स पर। सिंटैक्स बताता है डेटा का फॉर्मेट, सिमेंटिक्स बताता है उस डेटा का मीनिंग क्या है। एक ट्रैफिक सिग्नल का एग्जांपल लेते हैं। ग्रीन लाइट का मतलब चलिए, रेड लाइट का मतलब रुकिए और येलो लाइट का मतलब रेडी हो जाइए। यानी सिग्नल सिर्फ लाइट नहीं होता है, उसका एक मीनिंग है। नेटवर्किंग में भी हर पैकेट का एक मीनिंग होता है। एसी के पैकेट का मतलब होता है डेटा सक्सेसफुली रिसीव हो गया। SYN सिंक पैकेट का मतलब होता है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। फिन पैकेट का मतलब होता है कि कनेक्शन क्लोज करना है। ये सब सिमेंटिक डिसाइड करता है। तीसरा एलिमेंट है टाइमिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करिए एक टीचर क्लास में लेक्चर दे रहे हैं और स्टूडेंट्स एक सेकंड में 500 क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। क्या टीचर इसका आंसर दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टाइमिंग और स्पीड दोनों इम्पोर्टेंट है। नेटवर्किंग में भी प्रोटोकॉल्स डिसाइड करता है डेटा कब भेजना है, कितनी स्पीड से भेजना है और अगर रिसीवर स्लो है तो सेंडर को वेट करना चाहिए या नहीं। इसी वजह से टाइमिंग कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आप नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहे हो और मूवी का एंडिंग पहले आ जाए और फिर बिगिनिंग आए और लास्ट में मिडल पार्ट आए तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। इसमें डेटा भी इसी तरह ट्रैवल करता है। कभी पैकेट डिफरेंट राउट से आते हैं, इसलिए प्रोटोकॉल सीक्वेंस नंबर यूज़ करता है ताकि रिसीवर उन पैकेट को दोबारा सही ऑर्डर में अरेंज कर सके। इसी प्रोसेस को सीक्वेंस कंट्रोल कहते हैं। अगला एलिमेंट है फ्लो कंट्रोल। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक बोतल है और आप उसमें फायर होस से पानी भरना शुरू कर दो तो क्या होगा? बोतल ओवरफ्लो हो जाएगी। नेटवर्किंग में भी रिसीवर की एक लिमिट होती है। अगर सेंडर कंटिन्यूसली डेटा भेजता रहे तो रिसीवर ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए फ्लो इंश्योर करता है कि सेंडर उतनी ही स्पीड से डेटा भेजे जितनी स्पीड से रिसीवर रिसीव कर सकता है। अब बात करते हैं एरर कंट्रोल की। अब मान लीजिए एक पैकेट ट्रैवल करते वक्त करप्ट हो गया या बीच में लॉस्ट हो गया। रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि पैकेट करप्ट हुआ है या फिर लॉस्ट हुआ है? तो वो एरर कंट्रोल की हेल्प से पता चलता है। प्रोटोकॉल्स कंटिन्यूसली चेक करता रहता है कि पैकेट कंप्लीट है या नहीं, करप्ट हुआ है या नहीं। अगर प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो पैकेट दोबारा सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाती है। इसी वजह से टीसीपी को रिलायबल प्रोटोकॉल कहा जाता है। और लास्ट एलिमेंट है सिक्योरिटी। सिर्फ डेटा भेजना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, उस डेटा को अनऑथराइज्ड लॉगऑन से बचाना भी इम्पोर्टेंट होता है। प्रोटोकॉल इंक्रिप्शन यूज़ करता है, ऑथेंटिकेशन यूज़ करता है, इंटीग्रिटी चेक करता है ताकि कोई अटैकर डेटा को रीड या मॉडिफाई ना कर सके। जब आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते हो तो HTTPS इसी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है। अब तक हमने प्रोटोकॉल के कॉन्सेप्ट को समझा है, लेकिन थियरी सिर्फ तब तक का यूज़फुल है जब तक हम उसे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट ना कर पाएँ। अब हम उन प्रोटोकॉल की बात करेंगे जिनसे आप रोज़ इंटरेक्ट करते हो, चाहे वो आपको पता हो या ना हो। ब्राउज़र ओपन करना, वेबसाइट विजिट करना, ईमेल भेजना, वाईफाई कनेक्ट करना, रिमोट सर्वर एक्सेस करना, हर जगह प्रोटोकॉल का रोल होता है। सबसे पहला प्रोटोकॉल है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग की दुनिया में अगर किसी प्रोटोकॉल को रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है तो वो है TCP। TCP का मेन काम है डेटा को सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं। आप किसी दोस्त को 100 पेज की PDF व्हाट्सएप पर भेजते हैं। अगर बीच में कुछ पेजेस मिसिंग हो जाए तो डॉक्यूमेंट बेकार हो जाएगा। TCP एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये हर पैकेट का रिकॉर्ड रखता है, रिसीवर से कंफर्मेशन भी लेता है और अगर कोई पैकेट लॉस्ट हो जाए तो उस पैकेट को दोबारा सेंड करता है। इसी प्रोसेस की वजह से TCP को रिलायबल प्रोटोकॉल कहा जाता है। एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। कई लोग बोलते हैं TCP पोर्ट 80 यूज़ करता है। ये गलत है। TCP पोर्ट 80 यूज़ नहीं करता है, पोर्ट 80 HTTP का है। TCP खुद किसी एक पोर्ट का ओनर नहीं है। HTTPS, HTTP, FTP, SMTP जैसे प्रोटोकॉल TCP के ऊपर काम करते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, UPI पेमेंट, इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग जैसे वेबसाइट पे इन जगह TCP यूज़ होता है क्योंकि यहाँ एक भी पैकेट लॉस्ट होना एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब बात करते हैं HTTP की।
इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी आप ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन करते हो जैसे google.com या youtube.com, ब्राउज़र और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन HTTP के थ्रू होती है। सिंपल लैंग्वेज में HTTP एक मैसेंजर है। ब्राउज़र बोलता है मुझे ये वेब पेज चाहिए, सर्वर बोलता है ये लो वेब पेज। बस इतना ही, सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र करता है और ये डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करता है। इसी वजह से पहले के वेबसाइट जो होते थे वो इनसिक्योर हुआ करते थे। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 80। अब बात करते हैं HTTP का सिक्योर वर्जन HTTPS, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डिफरेंस क्या है दोनों में मेन? HTTP डेटा को इनक्रिप्ट करके भेजता है सर्वर के पास। सपोज़ आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पर कार्ड डिटेल एंटर करते हो, अगर वेबसाइट HTTP यूज़ करे तो अटैकर डेटा को रीड कर सकता है, लेकिन HTTPS में डेटा इनक्रिप्ट होता है। बीच में कोई पैकेट कैप्चर भी कर लेना तो उसे एक्चुअल इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आएगी। ब्राउज़र में जो आप लॉक आइकन दिखाई देता है वो इसी बात का इंडिकेशन है कि वेबसाइट HTTPS यूज़ कर रही है। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 443। अब बात करते हैं FTP की, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाम से ही क्लियर है कि FTP का यूज़ होता है फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। वेबसाइट डेवलपर, वेब होस्टिंग कंपनीज और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काफ़ी सालों तक FTP यूज़ करते आए हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट पे से आपको सर्वर पे तक का फ़ाइल भेजना है, तो इसी का हेल्प करता है FTP, ये फ़ाइल सर्वर तक का भेजने के लिए। FTP 2 पोर्ट यूज़ करता है, पोर्ट 21 जो कंट्रोल कनेक्शन के लिए यूज़ होता है और पोर्ट 20 जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, ट्रेडिशनल FTP इनक्रिप्टेड नहीं होते हैं, इसलिए आज के टाइम पे SFTP और FTPS को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब तक हमने वेब ब्राउजिंग और फाइल ट्रांसफ़र वाले प्रोटोकॉल्स देखे हैं। अब देखते हैं ईमेल, DNS, DHCP और रिमोट लॉगिन किस प्रोटोकॉल्स की वजह से पॉसिबल होते हैं। अब बात करते हैं SMTP प्रोटोकॉल्स की, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी आप जीमेल से किसी को ईमेल भेजते हो, बैकग्राउंड में SMTP काम कर रहा होता है। SMTP का काम है मेल को सेंडर के मेल सर्वर तक पहुंचाना और फिर उसे रिसीवर के मेल सर्वर तक डिलीवर करना, एक कुरियर सर्विस की तरह। लेटर एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस तक ट्रैवल करता है, वैसे ही ईमेल भी SMTP के थ्रू ट्रैवल करती है। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 25 और 587 और सिक्योर SMTP के लिए 465। अब नेटवर्किंग के एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल की बात करते हैं जिसका नाम है DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डेली लाइफ में आप ब्राउज़र में क्या टाइप करते हो? google.com, facebook.com, youtube.com या फिर किसी IP एड्रेस टाइप करते हो, ऑब्वियसली डोमेन नेम। लेकिन कंप्यूटर डोमेन नेम नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ IP एड्रेस समझता है। DNS का काम होता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 53 और DNS TCP और UDP दोनों यूज़ कर सकता है। अगला प्रोटोकॉल है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जब आप घर का वाईफाई ऑन करते हो तो मोबाइल को IP एड्रेस कौन देता है? यहाँ पर आता है DHCP। राउटर के अंदर DHCP सर्वर होता है। जैसे ही नया डिवाइस कनेक्ट होता है, DHCP ऑटोमेटिकली उसे IP एड्रेस असाइन कर देता है। इमेजिन करिए अगर हर नए मोबाइल का IP मैनुअली सेट करना पड़ता तो कितनी प्रॉब्लम होती। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए DHCP आया था। DHCP में सर्वर के लिए पोर्ट 77 यूज़ होता है और क्लाइंट के लिए पोर्ट 68 यूज़ होता है। आप यहाँ पर ये दोनों टर्म कंफ्यूज कर रहे होंगे, सर्वर और क्लाइंट। इसको हम आने वाले अगली वीडियो में अच्छे से देखेंगे। अभी के लिए इतना ही मान लो कि क्लाइंट वो है जो IP मांगता है राउटर से या फिर DHCP सर्वर से, और सर्वर वो है जो IP असाइन करता है। अब बात करते हैं SSH की, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर शेल। SSH का यूज़ होता है रिमोट लॉगिन के लिए। सपोज़ आप मुंबई में बैठ के आप लंदन के सर्वर को कंट्रोल करना चाहते हो। यहाँ पर तो फिज़िकली एक्सेस पॉसिबल तो नहीं है, तो इसीलिए SSH के थ्रू आप सिक्योरली लॉगिन कर सकते हो। और साइबर सिक्योरिटी में लिनक्स सर्वर मैनेज करने के लिए SSH ऑलमोस्ट डेली यूज़ होता है। इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट है 22। SSH जो है वो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। इसी वजह से अभी टेलनेट की जगह पे SSH को प्रेफर किया जाता है। टेलनेट पहले यूज़ होता था, लेकिन अभी SSH उसको रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये सिक्योरिटी अच्छे से प्रोवाइड करता है। अब तक हमने देखा प्रोटोकॉल
क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और डिफरेंट प्रोटोकॉल किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। लेकिन नेटवर्किंग का एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट भी है, तो जितना यूज़फुल है अटैकर्स उनका मिसयूज़ भी उतने ही इंटेलिजेंटली करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। हर प्रोटोकॉल्स किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर उस प्रोटोकॉल को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया चाहे या उसमें सिक्योरिटी वीक हो तो वही प्रोटोकॉल अटैकर्स के लिए एंट्री पॉइंट बन सकता है। सबसे पहले डीएनएस स्पूफिंग। सबसे पहले अटैक की बात करते हैं डीएनएस स्पूफिंग। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। अब अगर अटैकर डीएनएस रिस्पॉन्स ही चेंज कर दे तो क्या होगा, मतलब जब हम लोग डीएनएस सर्वर के पास किसी भी डोमेन नेम को भेजते हैं ताकि वहाँ से हम लोग आईपी एड्रेस फेच कर सके, फिर डायरेक्टली हम लोग सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर सके उस आईपी एड्रेस के हेल्प से। तब अगर अटैकर ने उस आईपी एड्रेस को ही चेंज कर दिया बीच में बैठ के तो क्या होगा। सपोज़ आप ब्राउज़र में टाइप करते हैं facebook.com, लेकिन अटैकर आपको ओरिजिनल फेसबुक की जगह एक फ़ेक वेबसाइट पर भेज देता है। वेबसाइट देखने में बिल्कुल सेम लगती है, आप लॉगिन करते हैं और यूज़र नेम पासवर्ड अटैकर के पास चला जाता है। इसी अटैक को डीएनएस स्पूफिंग या डीएनएस पॉइजनिंग भी कहा जाता है। अगला अटैक है एआरपी स्पूफिंग। ये अटैक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर होता है। इसमें अटैकर नेटवर्क के डिवाइसेस को फेक एआरपी रिप्लाइज भेजता है। इसका रिजल्ट क्या देता है, फिर विक्टिम का ट्रैफिक अटैकर के सिस्टम के थ्रू पास होने लगता है। इसके बाद अटैकर पासवर्ड कैप्चर कर सकता है, ट्रैफिक स्निफ कर सकता है, मतलब ट्रैफिक को देख सकता है चुपचाप बैठ के, या फिर MITM मैन इन द मिडल अटैक भी परफॉर्म कर सकता है। अगर आपको ARP क्या है इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो अभी के लिए बस इतना समझिए। ARP जो होता है, जब हम लोग अपने लैन में लोकल एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोग IP के एड्रेस के थ्रू नहीं, मैक एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अपने पास IP एड्रेस रहता है तो वो ARP उस IP एड्रेस ARP जो रिक्वेस्ट होता है वो उस डिवाइस के पास जाता है और वहाँ से उसका मैक एड्रेस लेके आता है। उसके बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है आगे की। तो अभी ARP बस एक रिक्वेस्ट की तरह है, तो जाता है सर्वर मतलब दूसरे डिवाइस के पास, वहाँ से उसका मैक एड्रेस लेके आता है। अगला अटैक है सेशन हाईजैकिंग। वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद सर्वर एक सेशन आईडी जनरेट करता है। ये सेशन आईडी ब्राउज़र को याद रखती है कि यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है करके। अब अगर अटैकर किसी तरह इस सेशन आईडी को चुरा ले तो बिना पासवर्ड के भी अकाउंट को एक्सेस किया जा सकता है। इसी वजह से सिक्योर कुकीज़, HTTPS और सेशन एक्सपायरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। एक कॉमन मिथ क्लियर कर देते हैं। बहुत लोग सोचते हैं HTTPS का मतलब वेबसाइट 100% सिक्योर है। ये बिल्कुल नहीं है, ये गलत मिथ है, ये बिल्कुल गलत है। HTTPS सिर्फ कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करता है, वेबसाइट सिक्योर या वल्नरेबल ये कम्प्लीटली अलग बात है। मिसकॉन्फ़िगर सर्टिफिकेट, ओल्ड TLS वर्जन, वीक इंक्रिप्शन, ये सब HTTPS के साथ भी सिक्योरिटी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो जो HTTPS होता है वो सिर्फ कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के काम आता है, वेबसाइट को सिक्योर नहीं करता है। वो वेबसाइट सिक्योर डेवलपर्स करते हैं, HTTPS नहीं। प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन के रूल्स प्रोवाइड करता है, लेकिन एक और क्वेश्चन आता है, अगर हर कंपनी अपना अलग प्रोटोकॉल बना दे तो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि एक एक्सेप्टेड गाइडलाइन जिसे सब कंपनीज फॉलो करती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में इलेक्ट्रिक सॉकेट का डिज़ाइन मोस्टली सेम होता है, इसलिए आप किसी भी कंपनी का चार्जर अपने फ़ोन में लगा लो वो फिट आ जाता है। अगर हर कंपनी अपना अलग अलग सॉकेट बना देती तो हर डिवाइसेस के लिए अलग अलग चार्जर लेना पड़ता है। नेटवर्किंग में भी यही कॉन्सेप्ट होता है। स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि सिस्को का राउटर, HP का प्रिंटर या फिर डेल का सर्वर और विंडोज़ या लिनक्स कंप्यूटर सब एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कैसे कर सकें, यानी स्टैंडर्ड इंटरऑपरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टैंडर्ड की वजह से डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स की डिवाइसेस compatible होते हैं, प्रोडक्ट रिलायबल होते हैं, सिक्योरिटी इम्प्रूव होती है, डेवलपमेंट ईजी होती है और पूरी दुनिया सेम नेटवर्किंग रूल्स फॉलो करती है। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। नेटवर्किंग में जनरली 2 टाइप्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं। सबसे पहला डी फैक्टो स्टैंडर्ड।
डिफैक्टो का मतलब है जो ऑफिशियली अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन लोग उसे इतना यूज़ करने लगे कि वो प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड बन गया। सिंपल एग्जांपल है पीडीएफ फाइल फॉर्मेट या जिप फाइल्स। हर ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें सपोर्ट करता है क्योंकि ये वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्मेट बन चुके हैं। दूसरा है डी जियोर स्टैंडर्ड, या फिर इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और है ये ऑफिशियली अप्रूव्ड स्टैंडर्ड होते हैं, इन्हें ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइन करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इथरनेट स्टैंडर्ड, वाईफाई स्टैंडर्ड, IPv6 स्पेसिफिकेशन, ये सब ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड स्टैंडर्ड्स हैं। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस क्या है। इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए। प्रोटोकॉल बताता है कम्युनिकेशन कैसे होगी और स्टैंडर्ड बताता है कम्युनिकेशन किस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक और लाइन याद रखिए, प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है और स्टैंडर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन को डिफाइन करता है। एक बार क्विकली पूरी वीडियो रिवाइज करते हैं। प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन के रूल्स हैं, स्टैंडर्ड उन रूल्स को यूनिवर्सली फॉलो करने की गाइडलाइंस है, सिंटैक्स डेटा को ट्रांसफ़र करने का फॉर्मेट है, सिमेंटिक डेटा का मीनिंग क्या है, टाइमिंग डेटा कब और कितनी स्पीड से ट्रैवल करेगा, TCP रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, HTTP वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ होता है, HTTPS सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए यूज़ होता है, FTP फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, SMTP मेल भेजने के लिए, DNS डोमेन नेम को IP एड्रेस में रिजॉल्व करने के लिए, DHCP ऑटोमेटिक IP असाइनमेंट के लिए, SSH सिक्योर रिमोट लॉगिन के लिए। और साइबर सिक्योरिटी में इन प्रोटोकॉल की अंडरस्टैंडिंग ही आपको अटैक्स और डिफेंस दोनों ही समझने में हेल्प करती है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आपने नेटवर्किंग के सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशनल टॉपिक्स में से एक कंप्लीट कर लिया है। आगे की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अब हम OSI मॉडल, TCP IP DNS वर्किंग, ARP स्विचिंग, राउटिंग और पैकेट एनालिसिस जैसे प्रैक्टिकल टॉपिक्स कवर करेंगे। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस टॉपिक का वेट कर रहे हैं। अगर किसी कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा हर जेन्युइन क्वेश्चन का आंसर देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और गुड बाय।